नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्पीड लर्निंग में। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट बाल विकास के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनका हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। बिना देरी करे हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यह है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच किया था। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। इसमें लॉरेंस कोल्वर नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन फिलिंग द ब्लैंक्स अभिविन्यास को फिलिंग द ब्लैंक अवस्था में दर्शाता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो इसमें पहले में आ जाएगा आपका आदान प्रदान और दूसरे में क्या आ जाएगा, परंपरागत। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है इसमें आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के अनुसार समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण कहते हैं, जेंडर भूमिकाएं कहती हैं, जेंडर का पहचानना कहते हैं, या जेंडर का रूढ़िवादिता कहते हैं। तो आप अपना अपना आंसर चुन लेते हैं। एक मिनट हम देख लेते हैं आपका इसका क्या आंसर है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। और इसका सॉल्यूशन ये है, एक लिंग रूढ़िवादिता धारण उन विशेषताओं या भूमिकाओं के बारे में समाज द्वारा परिभाषित पूर्व धारणा है जो पुरुष या महिला द्वारा अपेक्षित होते हैं। लिंग रूढ़िवादिता धारणा हानिकारक होती है जब ये एक महिला और पुरुष के विकास की प्रक्रिया में बाधाओं के रूप में कार्य करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पाठ्याचार्य की एक ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ये जेंडर पक्षपातिता को सशक्त बनाता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसमें आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है? जल्दी से सिलेक्ट कर ली। तो इसमें मेरे हिसाब से जो ऑप्शन जो है इसका बी है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक व्यक्ति बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फांड ढांचा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका क्या हो जाएगा? ढांचा। और इसका देखें, इसके फोल्डिंग वह सहायता है जो बच्चों को शैक्षिक या वयस्कों द्वारा कार्य करने में दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निम्नगानात्मक तर्क किस सिद्धांत में विकसित होता है? ये आपका अच्छा प्रश्न है और हर बार सीटेट में एक जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नगानात्मक तर्क मतलब बच्चा जो है तर्क कौन सी अवस्था में करने लगता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप भी अपना अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा अमूल संक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था से 100% 1% मिलता ही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका,
किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है? किसके अनुसार? नंबर 1 लॉरेंस कोलवर्थ, जीन पियाजे, लेव वास्कोव्स्की, अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा तो सामाजिक सिद्धांत से संबंधित थे, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे इसका आंसर सही क्या होगा, लेव वास्कोव्स्की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। इसका लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे के चिंतन के सांस्कृतिक संदर्भों की सामाजिक प्रक्रियाओं और प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तार्किक बहस में प्रयोग को हतोत्साहित करना, ठीक है। हतोत्साहित जो होता है वो नेगेटिव पॉइंट होता है, वो कभी भी छात्र से संबंधित नहीं होता है। जिस भी ऑप्शन में संज्ञानात्मक हो, जो छात्र का मतलब विकास से संबंधित हो, वही ऑप्शन हमारा ठीक है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें, ठीक है। तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूल समीकरणों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारण, ठीक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका इसमें, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना अपना आंसर लगा लें। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। अगला 9 प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज की जिम्मेदारी एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा समाजीकरण। क्या हो जाएगा? समाजीकरण। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकी तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकी है। ये ऑप्शन है, यह परिवेशी प्रभाव का पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को विकास निर्धारित करता है, या सी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइम कम है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशन के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान पुनः अनुसरण किया जाता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक, केवल संकलनात्मक, ना संरचनात्मक, ना संकलनात्मक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संकलनात्मक का प्रयोग। अगला कथन है हमारा, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी के विभिन्न स्रोतों के बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग कक्षा क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव में कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, अशक्त अधिगम के प्रति दया एवं बच्चों में अपाहिज। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता,
शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़ने पहले पढ़े हुए पाठ कौशल को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? तो ये किसके सूचक हैं? अधिगम अशक्ता के सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबंधित कर सकता है? ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका देख लेते हैं। सही है, इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम से सशक्त पक्षों में कमजोरियां एवं विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है? सृजनात्मक किसे कहते हैं? क्रिएटिविटी। अपसारी चिंतन पर बल देता है, अभिसारी चिंतन पर हतोत्साहित करता है। जो हतोत्साहित होता है वो नेगेटिव पॉइंट होता है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके एवं मूल विचारों को महत्व देना। ठीक है, विद्यार्थियों को जोखिम, तो ये भी नहीं होगा, जो जोखिम होते हैं हतोत्साहित होते हैं नेगेटिव करते हैं। तो आपका ए और सी ऑप्शन बचा, तो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम को पक्ष लेता है? सार्थक का मतलब जो बच्चे के पक्ष में होता है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने की हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करते हुए पुरस्कार को बढ़ावा देना, निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल छलम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना। तो इसमें आपका कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है? तो इसमें ये ऑप्शन है, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और अगला है, क्रियात्मक अन्यता एवं एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान न देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण की आयाम में सीमित रहना। तो इसका देख लेंगे हम, इसका आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली नहीं है? बच्चों के अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने की प्रयोग को प्रोत्साहित करना, ये तो है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण विधि, संवाद एवं परिचर्चा। ठीक है, तो दिए हुए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें आपका जो नहीं है वो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें शिक्षण कक्षा में पढ़ने के ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा के बाहर जाने के लिए कहकर, ये भी नहीं होगा। पूरी कक्षा में सामने बार बार डांट कर, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बच्चों को डांट नहीं सकते। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है संरचना ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुमान, दंड, यात्रावत याद रखना। तो इसका विद्यार्थी का जो हमें पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इस शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो संज्ञान कैसा होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। एक दिशीय संवेग ज्ञान प्रभावी करते हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावी करता है। द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील संक्रिया होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये कैसे होते हैं? द्विदिशीय होते हैं। और दोनों के, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। संज्ञान और भावनाओं के बीच एक संबंध निर्देशात्मक है, अर्थात दोनों के बीच एक पारस्परिक संबंध होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिगम को प्रभावित करता है? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेग स्वास्थ्य,
नीतियाँ, तो इसमें आपका क्या हो जाएंगे, तीनों ही पॉइंट हो जाएंगे, तीनों सॉरी चारों पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान में सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक प्रक्रिया, लगातार समस्या तथा बार बार स्मरण करना, पुनः दंड देना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया है। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संरचना करना, जो कि पक्ष से उस गतिविधि के संबंध नहीं है, जैसा कि एक स्टार बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, अधिगम के प्रति भौतिकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप में समान है। तो इसमें आपमें क्या हो जाएगा, सामाजिक और संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ठीक है, मध्य बाल्यावस्था क्या है, बच्चों में तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, 30% देखेंगे बस इसमें हम। परिवार में आस पड़ोस के बच्चों को समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ, प्राथमिक एजेंसियाँ, कौन सी एजेंसियाँ? प्राथमिक एजेंसियाँ हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।